अगर आप अपने बिज़नेस को एलएलपी मोड में चला रहे हैं, तो आप एक ऐसा व्हीकल चला रहे हैं, जो व्हीकल आपके लिए बना ही नहीं है। की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी इन्वोक कर सकती है लीगल केस में। मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरे कोई भी पर्सनल एसेट्स, मेरी गाड़ी, उन सबको सेल करके भी, उनका सबको अटैच करके भी लीगली मेरी बिज़नेस लायबिलिटीज़ को पे किया जा सकता है। सारी मैनेजमेंट आपके पार्टनर कर रहे थे, आपने लेट्स से सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ था, ये कोई नहीं देखेगा। जैसे मान लीजिए मेरे घर की वैल्यू 90 लाख रुपए है और मेरे पार्टनर के पास कोई पर्सनल एसेट्स नहीं है, तो इस केस में मेरी लायबिलिटी सिर्फ 50 लाख नहीं है। अगर मेरे पार्टनर से उसका शेयर रिकवर नहीं हो सकता, तो भी मुझसे पूरा शेयर रिकवर। मेरे पार्टनर ने उस काम को एग्जीक्यूट किया और उसने कोई ऐसी हैवी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से क्लाइंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बिजनेस के सारे एसेट्स को लिक्विडेट करके उन लायबिलिटीज को पे किया जा सकता है, लेकिन उस बिजनेस को रन करने वाले पर्सनल लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे ही एक प्रोप्राइटर की डेथ होती है, प्रोप्राइटरशिप सीज टू एग्जिस्ट। बिना सोचे समझे प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल ना बनाएं। हे देयर, वेलकम टू बाई कैप्स। माय नेम इज सीए अंगद पाल सिंह। सोचा है कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाने का, जिसके बारे में बिजनेसमैन के दिमाग में कॉमन सवाल आते हैं। चाहे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो, बट अभी बहुत सारी कंप्लाइंसेस से आप वाकिफ नहीं हो। एक सीजन बिजनेसमैन को भी कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक है। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिसके बारे में बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा, जिसकी शुरुआत आज से की है। और आज की जो वीडियो है, इसमें मैं बात करूँगा बिल्कुल ही बेसिक कंप्लायंसेस की, जो एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंटिटी फॉर्मेशन, कि जब मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ या मैं एक बिज़नेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, ये बिज़नेस प्रोप्राइटरशिप मोड में होना चाहिए, पार्टनरशिप में होना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में आजकल जो नया एलएलपी का कॉन्सेप्ट, वैसे नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, 2008 से है, लेकिन क्या है कि ये लेटली ही थोड़ा पॉपुलर हुआ है। लोगों ने एलएलपी एलएलपी ज़्यादा सुनना शुरू किया, तो कई लोग एलएलपी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एलएलपी बना के चलूँ या प्राइवेट लिमिटेड बना के चलूँ, या एक टर्म होती है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो लोगों ने सुन तो ली होती है कि इससे बहुत टैक्स बचता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, बिज़नेसमैन को पता नहीं है कि इन सारी टर्म्स का मीनिंग क्या है? क्यों इतने अलग-अलग टाइप की ये एंटिटीज़ है जिनमें बिज़नेस किया जा सकता है? इनके क्या फीचर्स हैं? और कब किस एंटिटी को चूज़ करना सही होता है? तो उसके बारे में एक ब्रीफ में आज थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहली टर्म है प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न भी कहते हैं। वो क्या है? बेसिकली जब एक सिंगल ओनर एक बिज़नेस को रन करता है, उस बिज़नेस का ओनर, इन्वेस्टर, मैनेजर जब वो खुद है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंपल मतलब है कि आपने कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं ली है, कोई पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कोई प्राइवेट लिमिटेड किसी आरओसी के पास नहीं गए, आप कुछ नहीं किया आपने। एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कि आज मैं अंगद पाल सिंह सोच रहा हूँ कल से बिज़नेस करना है और मैंने अपने नाम पे एक बिज़नेस शुरू कर दिया। अब सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है क्योंकि इसके अंदर कंप्लायंसेस सबसे कम हो। इसके बारे में थोड़ा आगे जब मैं दूसरी एंटिटीज़ के बारे में कहूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसमें कंप्लायंसेस कम हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अंगद पाल सिंह ने आज XYZ एंटरप्राइजेज़ नाम से सोल प्रोप्राइटरी में एक बिज़नेस शुरू। बिज़नेस किस चीज़ का था? लेट्स से मैंने किसी बड़ी टीवी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और मैं कंपनी से माल ले रहा हूँ और आगे डीलरशिप्स पे वो मटेरियल सेल कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं माल लेता हूँ तो क्रेडिट पे लेता हूँ, आगे डीलरशिप्स पे सेल करता हूँ तो क्रेडिट पे करता हूँ। अचानक कोविड आ गया या कोई भी XYZ ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे मार्केट एकदम स्टक हो गई। डीलरशिप से पेमेंट आनी बंद हो गई। मेरी जो ड्यूज़ हैं वो तो कंपनी की तरफ खड़े ही। अब मुझे तो डीलरशिप से पेमेंट नहीं आ रही, मैं आगे कंपनी की पेमेंट नहीं कर पा रहा। कंपनी की मेरी सेट टर्म्स है कि इतने टाइम में मुझे पेमेंट करनी है। तो मेरी कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं, कायदे से उनका रिलेशन तो मेरी कंपनी के एसेट्स के साथ होना चाहिए। मेरे कंपनी के एसेट क्या हैं? जो मुझे डीलरशिप से पेमेंट लेनी है। वो आ नहीं रही, लेकिन कंपनी मेरे सिर पे खड़ी है, पैसे दो। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी है, जिसने आपसे पैसे लेने हैं, जिसकी तरफ आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी इन्वोक कर सकती है लीगल केस कर। अगर उस कंपनी ने मेरे ऊपर, मेरी XYZ एंटरप्राइजेज़ कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि मैंने इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए इस सेल के अगेंस्ट लेने हैं और ये मुझे इतने टर्म में इन्होंने पेमेंट करनी थी और ये नहीं कर पा रहे हैं। उस सिनेरियो में मैं ये कह के पीछे नहीं छुड़वा पाऊँगा कि देखिए जी, मेरी डीलरशिप्स जो हैं, ये मुझे पेमेंट नहीं कर रही, इसलिए मैं इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा। मैं ये ग्राउंड ले लूँगा, लेकिन
अगर मेरे पास पर्सनल एसेट्स होंगे, मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरे कोई भी पर्सनल एसेट्स, मेरी गाड़ी, उन सबको सेल करके भी, उनका सबको अटैच करके भी लीगली मेरी बिज़नेस लायबिलिटीज़ को पे किया जा सकता है। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का बेनिफिट तो ये हुआ कि उसमें कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट निल के बराबर होती हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज यह हुआ कि उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का तो सिंपल मतलब है, एक जेनेरिक टर्म है, सब समझते हैं। पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। अब अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं होता। एक एडिशनल डिसएडवांटेज और होता है, वो भी समझाऊँगा। लेकिन प्रोप्राइटरी कंसर्न की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स अटैच किए जा सकते हैं बिज़नेस की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, अगर बिज़नेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तो। तो यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पार्टनरशिप में भी हुई और प्रोप्राइटरशिप में भी हुई। पार्टनरशिप में एडिशनली एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोप्राइटरशिप में तो जो किया धरा था आपका ही था। आपके बिज़नेस के अंदर जो भी लॉसेस हुए, कुछ भी हुआ, वो तो सब आपका किया धरा था, तो आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ भी रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है, लेकिन आप समझोगे इस बात को कि हाँ, ठीक है, मेरा बिज़नेस था, इसका रिवॉर्ड्स आते हैं, तो भी मुझे आते हैं। पार्टनरशिप कंसर्न में मान लो सारी मैनेजमेंट आपके पार्टनर कर रहे थे, आपने लेट्स से सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ था, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशंस की ज़िम्मेवारी आपकी नहीं थी, आप कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन लॉस ऑपरेशंस की वजह से हुआ, ये कोई नहीं देखेगा। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स की जॉइंटली एंड सेवरली इक्वली लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी बिज़नेस की लायबिलिटीज़ की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी लायबिलिटी खड़ी हो गई जो एसेट से पे ऑफ नहीं हो पा रही, पिछले एग्ज़ाम्पल में ही जाते हैं कि जो टीवी की कंपनी थी, उसने कहा मेरे 1 करोड़ रुपए दे दो, तुम्हें डीलरशिप से आए हैं या नहीं आए, मुझे कोई मतलब नहीं। अब डीलरशिप से पेमेंट ना कलेक्ट कर पाना, लेट्स से मेरे पार्टनर की सारी मिस्टेक थी, मैं तो ऑपरेशंस देख नहीं रहा था। इस केस में भी मेरे पर्सनल एसेट्स साथ में लायबल रहेंगे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा पार्टनर जॉइंट है, तो यानी पार्टनर की गलती दूसरे पार्टनर को भी भुगतनी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बहुत लोग थोड़ा-सा चकमा खा जाते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जाने हैं उस टीवी कंपनी को। मेरा जो पार्टनर, लेट्स से मैं अंगद पाल सिंह हूँ, दूसरा पार्टनर है, उसका नाम लेट्स से गगनदीप सिंह है। गगनदीप सिंह की लेट्स से गलती की वजह से ये लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो पहले मैंने कहा कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों की जॉइंट लायबिलिटी है। अब मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में हम दोनों का 50-50 शेयर है और मेरे पास 90 लाख रुपए के एसेट्स हैं। मान लीजिए मेरे घर की वैल्यू 90 लाख रुपए है और मेरे पार्टनर के पास कोई पर्सनल एसेट्स नहीं है, तो इस केस में मेरी लायबिलिटी सिर्फ 50 लाख नहीं है। कोई सोचे कि 1 करोड़ फर्म की लायबिलिटी है तो इक्वल है, तो दैट मीन्स अंगद पाल सिंह की 50 लाख की लायबिलिटी है। अगर मेरे पार्टनर से उसका शेयर रिकवर नहीं हो सकता, तो भी मुझसे पूरा शेयर रिकवर हो सकता है। यानी कि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को साइड में रखते हुए बिज़नेस की जो लायबिलिटीज़ हैं, उसके लिए मैं पूरा का पूरा ज़िम्मेवार हूँ। लेट्स से मेरा पार्टनर यहाँ पर सारा बिज़नेस वगैरह करके फ़ॉरेन चला गया, उससे रिकवरी नहीं हो पा रही, उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, बिज़नेस की पूरी लायबिलिटी के लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है, ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज है। बट साइमल्टेनियसली वही कि कंप्लायंसेस कम है। अब इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेशनल्स के अंदर बहुत दिक्कत आती थी। बिज़नेसेस में तो जनरली क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, बाइकैप्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने का, उनको हेल्प करने का है। तो हम यहाँ पे एसएमई बिज़नेसेस की ही बात कर रहे हैं। एसएमई बिज़नेसेस में 99% जितने भी पार्टनर होते हैं, अव्वल तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टनर ही होते हैं, बट 2, 3, 4 जो भी पार्टनर होते हैं, वो रेगुलरली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व्ड होते हैं। अगर मान लो कोई आदमी किसी पर्टिकुलर काम को नहीं भी कर रहा, उसकी जानकारी पूरी रहती है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या आर्किटेक्ट्स हो गए, इनके अंदर क्या होता है कि जब 2 प्रोफेशनल साथ में आते हैं, तो उनका जनरली रीज़न स्पेशलाइज़ेशन को शेयर करने का होता है। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक और मेरा पार्टनर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम लोग साथ क्यों जुड़ेंगे? अपनी-अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेंगे? इसलिए जुड़ेंगे कि लेट्स से मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ और वो जीएसटी का एक्सपर्ट है, या मैं कंपनी लॉ का एक्सपर्ट हूँ और वो फेमा का एक्सपर्ट है। प्रोफेशनल्स में जनरली जो पार्टनर्स जुड़ते हैं या पार्टनरशिप फर्म्स बनती है, उसका ऑब्जेक्टिव स्पेशलाइज़ेशन को शेयर करना होता है। इसका मतलब अगर मैंने एक जीएसटी वाले पार्टनर को अपने साथ जोड़ा है, दैट मीन्स मैं जीएसटी में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, एक बेसिक नॉलेज रखता हूँ। एक क्लाइंट आया, क्लाइंट तो फर्म का ही है,
मान लीजिए हम दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, क्लाइंट तो फर्म का ही है। अब उस क्लाइंट का काम जो है वो सारा जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी की लेट्स से एनुअल रिटर्न फाइल होनी है, तो वो सारा काम कौन करेगा? मेरा पार्टनर। मैं तो करूँगा नहीं क्योंकि मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ। जब मेरे पार्टनर ने उस काम को एग्ज़ीक्यूट किया और लेट्स से उसमें कोई ऐसी हेवी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से क्लाइंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो क्लाइंट क्या करेगा? केस करेगा। किसके ऊपर? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कि उसने तो काम पार्टनरशिप फर्म से कराया है, उसको इनवॉइस तो पार्टनरशिप फर्म ने ही रेज़ किया है। तो जब वो केस करेगा, मैंने उसके अंदर कुछ किया ही नहीं, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैं तो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ। इस केस में तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोफ़ेशनल जिस चीज़ का स्पेशलाइज़्ड होता है, वो उसी में इन्वॉल्व होता है। जो ऑडिट का स्पेशलिस्ट है, वो ऑडिट के असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, इनकम टैक्स का स्पेशलिस्ट इनकम टैक्स के असाइनमेंट में इन्वॉल्व होता है, जीएसटी वाला जीएसटी में इन्वॉल्व होता है। तो इस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी एक-दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसकी हमने शुरुआत में बात की एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि 2008 में आया था इस कंट्री में। एलएलपी में सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्रोफेशनल्स अब हालाँकि ये बना प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन इसको बिज़नेसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को एलएलपी मोड में चला रहे हैं, तो आप एक ऐसा व्हीकल चला रहे हैं जो व्हीकल आपके लिए बना ही नहीं है। एलएलपी प्रोफेशनल्स के लिए बना है क्योंकि प्रोफेशनल्स की सेपरेट जो स्पेशलाइज़ेशंस हैं, वो अपनी-अपनी स्पेशलाइज़ेशन के लिए अकाउंटेबल हों और एक स्पेशलिस्ट की गलती की लायबिलिटी दूसरे स्पेशलिस्ट पे ना आए, उसके लिए एलएलपी मॉडल बना था। तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पहला मॉडल है जिसके अंदर कंप्लायंसेस थोड़ी-सी शुरू हो जाती हैं। अच्छा क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में तो वैसे ही आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। आप कोई गलत काम करोगे या कोई भी आप मान लो कोई फ्रॉड करते हो बिज़नेस के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, तो उससे आपकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है, तो आपको तो कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है लीगल में, इसलिए उसमें कंप्लायंसेस रिलेटिवली कम है। लेकिन एलएलपी में क्योंकि एक लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, ऑल्दो ये एब्सोल्यूट लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इंटर पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर कंप्लायंसेस इंट्रोड्यूस कर दिए। कंप्लायंसेस का पर्सपेक्टिव क्या होता है? कंप्लायंसेस का पर्सपेक्टिव यही होता है कि गवर्नमेंट को या रेगुलेटर्स को आपके बिज़नेस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि अगर कुछ फिशी है तो टाइम से पकड़ा जा सके। तो एलएलपी को अपनी जो है एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है। एक फॉर्म 8 जाता है, फॉर्म 11 जाता है। बहरहाल हम इस पूरी वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे कंप्लायंसेस के क्योंकि ये वीडियो उससे बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जहाँ जो एक्सप्लेन करना है वो ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ कि एलएलपी के अंदर आपको एनुअल फाइलिंग्स करनी पड़ती है। 40 लाख से ऊपर की टर्नओवर होते ही एलएलपी का ऑडिट भी करवाना कंपल्सरी हो जाता है। तो यहाँ पर कंप्लायंसेस इंट्रोड्यूस हो गई। पार्टनरशिप फर्म ऑल्दो रजिस्टर्ड भी होती हैं, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म को चाहो तो सिंपल एक पार्टनरशिप डीड बनाई, नोटराइज्ड उसको कराया, उस नोटरी के सामने आपने साइन की पार्टनरशिप डीड, नोटरी ने उसको नोटराइज़ कर दिया, तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में आपकी जो पार्टनरशिप डीड है, जिसको एलएलपी डीड भी कहते हैं, वो बनाकर आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है और रजिस्ट्रार उसको सारा एग्ज़ामिन करके, सारे डॉक्यूमेंटेशन को देख के, उसमें जो भी पार्टनर्स हैं, उनको एक डी पिन या डिन अलॉट होता है। उसके बाद ही आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही एलएलपी एक्जिस्टेंस में आती है। तो ये हो गया एलएलपी। अब लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट नहीं है, लेकिन अपरेंटली लास्ट है। प्राइवेट लिमिटेड क्या है? जिसको हम कंपनी कह देते हैं। ऑल्दो कंपनी टर्म बड़ा नॉर्मल यूज़ होता है। कोई प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर रहा हो, वो बोलता है कि हाँ, मेरी कंपनी। कंपनी टर्म जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। क्या है प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि बिज़नेस की लायबिलिटीज़ सिर्फ़ बिज़नेस के एसेट्स तक सीमित हैं। अगर ये 1 करोड़ रुपए टीवी कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड से लेने हैं, तो वो तब तक नहीं ले सकती, जब तक कि बिज़नेस के पास एसेट्स नहीं है। बिज़नेस के पूरे एसेट्स के ऊपर उस लायबिलिटी की का कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कहेंगे, राइट है, एंटाइटलमेंट है, बिज़नेस के सारे एसेट्स को लिक्विडेट करके उन लायबिलिटीज़ को पे किया जा सकता है। लेकिन उस बिज़नेस को रन करने वाले पर्सनल लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। लोगों को फिर इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके पर्सनल एसेट्स को अटैच नहीं किया जा सकता। अनलेस एंड अंटिल इन लोगों ने खुद ही अपनी पर्सनल गारंटी कहीं पर लिख के दी। अब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है क्या बेसिकली? प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मली लोग कहते हैं कि बिज़नेस शुरू किया प्राइवेट लिमिटेड बना लो। मैं आपसे इस बात का आग्रह करता हूँ कि बिना सोचे-समझे प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल ना बनाएँ। ये एक ऐसा हाथी है, जिसको आप खरीद तो लेंगे लेकिन इसको पालना बहुत मुश्किल है और इसको मारना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। प्राइवेट लिमिटेड बनाने में हो सकता है आपका 20-25 हज़ार रुपए का एक्सपेंस आए, लेकिन उसको क्लोज़ करने का, एब्सोल्यूटली क्लोज़ करने का एक्सपेंस लाखों में है। प्राइवेट लिमिटेड क्या है? प्राइवेट लिमिटेड में 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 एडवांटेजेस हैं जिसके लिए प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाती है। नंबर 1 सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, नंबर 2 परपेचुअल सक्सेशन एंड नंबर 3 लिमिटेड लायबिलिटी।
लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, वो लॉ की नज़र में एक सेपरेट पर्सन होती है। वो कंपनी एग्ज़िस्ट करती है, चाहे उसको रन करने वाले लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं या नहीं करते, लॉ की नज़र में। जैसे ही एक प्रोप्राइटर की डेथ होती है, प्रोप्राइटरशिप सीज़ टू एक्ज़िस्ट, उस दिन से वो प्रोप्राइटरशिप एक्ज़िस्ट नहीं करती। कोई अगर लेट्स से, अब मैंने बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है कि फादर की डेथ हो गई, उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, बेटा क्या कर रहा है कि बैठ के उनकी फर्म के जो है, आजकल वो, पहले तो चेक होता था तो साइन होता था, आजकल क्या पासवर्ड है, ऑनलाइन खोल के ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, पेमेंट्स आ भी रही हैं, पेमेंट्स जा रही हैं, कि जी जब तक पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता बिज़नेस थोड़ी रोकना है, इल्लीगल है। क्योंकि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ होने के साथ उसकी प्रोप्राइटरशिप की भी डेथ हो गई है, और प्रोप्राइटरशिप जिसकी डेथ हो चुकी है, वो ट्रांज़ैक्शंस कैसे कर सकती है? वो लीगल ही नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप जो है वो प्रोप्राइटर के साथ अटैच्ड होती है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के साथ अटैच्ड होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड किसी के साथ अटैच्ड नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? लेट्स से मैंने प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, मैं और मेरी वाइफ़ उसमें डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स हैं। वो कंपनी चल रही है, अचानक किसी हादसे में लेट्स से कि मेरी और मेरी वाइफ़ की दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है, तो उससे प्राइवेट लिमिटेड नहीं मरती। प्राइवेट लिमिटेड एज़ इट इज़ एक्ज़िस्ट कर रही है, और मेरे डेथ होते ही प्राइवेट लिमिटेड के अंदर नए डायरेक्टर्स, नए शेयर होल्डर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। हमारे शेयर्स एज़ पर जो भी हमारी विल होगी, या जो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएँगे, और प्राइवेट लिमिटेड अपना बिज़नेस एज़ इट इज़ करती रह सकती है। तो ये है परपेचुअल सक्सेशन। और तीसरा मैंने आपको बताया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? लेट्स से मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। लेकिन उस बिज़नेस को करने के लिए 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है या 20 लाख की ज़रूरत है। मेरे पास वो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडिया है। मेरे पास 2, 4, 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आई वांट टू इंट्रोड्यूस समवन एज़ इन्वेस्टर। अब आप कहेंगे ये तो पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो जो आदमी सिर्फ़ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको एक एप्रीहेंशन होगी कि मैं तो सिर्फ़ पैसे डाल रहा हूँ। अगर इसने कोई फ्रॉड किया या इसने कोई बिज़नेस लॉस कर दिया, तो बात तो मेरे घर तक आ जाएगी, मेरे पर्सनल एसेट्स तक आ जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप एक थर्ड पार्टी को इन्वेस्टर की तरह ला सकते हो। उसने बिज़नेस में पैसे लगाए, आपने उस पैसे के अगेंस्ट उसको कुछ शेयर्स इश्यू कर दिए, वो आपका एक हिस्सेदार बन गया। लेकिन उसकी हिस्सेदारी सिर्फ़ कहाँ तक सीमित है, जो उसने पैसे कंपनी को दिए, या लेट्स से उसने 15 लाख का प्रॉमिस किया है ऑन पेपर, और उसने 10 लाख ही दिए हैं अभी, तो उसकी लायबिलिटी मैक्सिमम उस 5 लाख तक है जो उसने कमिट कर रखा है। अब बिज़नेस के लॉसेस हो गए, कुछ भी हो गया, तो इन्वेस्टर तो पहले साइड पे खड़ा है कि भाई साहब मैं तो इन्वेस्टर हूँ। मेरे से और पैसे मत माँगो, जो गए वो गए। बिज़नेस तो है ही रिस्क, इक्विटी तो डूब ही सकती है, लगाया हुआ पैसा तो डूब सकता है, कैपिटल डूब सकती है, लेकिन इन्वेस्टर के घर तक जाके कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। अब इसको शायद आप थोड़ा-सा रिलेटिवली कैसे समझ पाएँगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग में से बहुत लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे। तो लेट्स से आपने रिलायंस इंडिया लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का शेयर ले रखा है। तो आप क्या हैं? आप उस कंपनी में इन्वेस्टर हैं। अब लेट्स से रिलायंस इंडिया लिमिटेड कोई ऐसा काम कर देती है जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी लायबिलिटी बन जाती है, जो लॉ के अगेंस्ट है, या लेट्स से कि कोई बैंकरप्सी आ जाती है, तो क्या आपने, क्योंकि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर थे, आपके घर पर कोई आएगा कि आपके पर्सनल एसेट्स बेच देंगे हम? कभी भी नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, या एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को लेने के लिए जो कि न्यूट्रल है, बिज़नेस न्यूट्रल है, वो उसने बिज़नेस में पैसे लगाए हैं, लेकिन वो लायबल भी नहीं होना चाहता, और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। उसके लिए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बिज़नेस को रन करने वाले लोग अलग, कौन? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बिज़नेस में पैसा लगाने वाले लोग कौन? शेयर होल्डर्स। जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ इंडिया में बनी हुई हैं, उसमें से डेटा के साथ तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से, 90% प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर वही सेम लोग हैं। वही हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर्स हैं, वही हस्बैंड वाइफ शेयर होल्डर्स हैं, और एक ऐसा हाथी पाल के बैठे हैं, यानी कि वो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट का फायदा तो नहीं ले रहे। अब उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिसमें कोई लायबिलिटीज ही नहीं होती। होते हैं ना ऐसे बिजनेस मॉडल, जिसमें आप आउटराइट परचेज करते हो और सेल करते हो कैश में, कोई लायबिलिटीज होती ही नहीं। क्यों चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी वाली आपको एंटिटी? तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने से, और परपेचुअल सक्सेशन का ठीक है, वो सबको फ़ायदा होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जब तक ये आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, तब तक प्राइवेट लिमिटेड मत बनाइए, क्योंकि उसकी कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है। उसके एनुअली बहुत सारे आपको फाइलिंग्स करने पड़ते हैं, डीपीटी 3, एओसी 4, एमजीटी 7, एडीटी 1, एडीटी 3, एमएसएमई फॉर्म साल में 2 बार जाता है, इतनी सारी कंप्लायंसेस हैं।
उसके अलावा बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स हैं। अच्छा, आपको एजीएम करनी है हर साल, आपको साल की 4 या 6 बोर्ड मीटिंग्स करनी है। उसके अलावा डूज़ एंड डोंट्स बहुत हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, वो अपने डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव्स से ही लोन ले सकती है और किसी इंडिविजुअल से लोन नहीं ले सकती, या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। जबकि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में या एलएलपी में कोई ऐसी बंदिश है ही नहीं। तो बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स, बहुत सारे कंप्लायंसेस, अभी लेटेस्ट में ऑडिट ट्रेल डाल दिया गया है कि यानी कि जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, वो ऐसे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती है। तो इतनी सारी कंप्लायंसेस की कॉस्ट, बर्डन, इतनी लायबिलिटी अपने सिर पे लेके कौन-सी अनलिमिटेड लायबिलिटी देख रहे हो भैया? प्राइवेट लिमिटेड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को कन्वर्ट भी किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड इतनी ईज़िली ना बनाएँ। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि प्राइवेट लिमिटेड किन कॉन्टेक्स्ट में बननी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। एचयूएफ भी एक एंटिटी होती है, बट वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे एक अलग कॉन्सेप्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये सारी बात थी एंटिटीज़ की, जिसमें मैंने आपको सारी एंटिटीज़ जो जिसमें बिज़नेस किया जा सकता है, उनके बीच में डिफरेंस, उनके बेनिफिट्स, उनके एडवांटेजेस और उनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताया। अब जब एक आदमी एंटिटी बना लेता है, एक बिज़नेस शुरू कर देता है किसी भी मोड में, तो नेक्स्ट जो उसको चीज़ बॉदर करना शुरू करती है, वो है जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं लेना है, कब कंपल्सरी है, कब नहीं, इससे होगा क्या, कंप्लायंसेस क्या होंगी, क्या कॉस्ट आएगी, इसके बारे में अब आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, जो कि डेडिकेटेड वीडियो होगी जीएसटी के टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।